गरज के तीसरे सेशन में आपका स्वागत है। आज हम समझने वाले कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है सीबीएसई क्लास 10 में जो आपने मैग्नेटिक फील्ड सीखा था ना, उससे बहुत क्लोज है, बहुत रिलेटेबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे हमारे पास ये मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, चिपकते हैं, है ना, तो ये मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, है कि नहीं, जो हमें दिखती नहीं ऑफ कोर्स, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू देखते हैं, अगर आपको याद हो वगैरह वगैरह, बट कोई बात नहीं, रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इस मैग्नेट के इर्द गिर्द एक ऐसी रीजन है जिसके बाहर मैं अगर दूसरे मैग्नेट को रखूंगा तो और छोड़ूंगा तो नीचे गिर जाएगी, कोई असर नहीं होगी। लेकिन उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं रखूंगा, उस फील्ड के अंदर रखूंगा, तो फिर वो मैग्नेट चिपक जाएगी दूसरे मैग्नेट से, है ना। सो इस मैग्नेट के इर्द गिर्द एक ऐसी रीजन है जहां पर इस मैग्नेट का फोर्स फील होता है, महसूस होता है हमें, तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और महसूस करने के लिए ऑफ कोर्स ये बात है, आपके हाथ में या तो दूसरा कोई मैग्नेट होना चाहिए या तो फिर कोई ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए जो इससे चिपके। अगर जैसे मेरे पास रखा हुआ है, मेरे को कौन सा फील हो रहा है भाई, ये जब तक ये कोई और ना, मतलब इट्स कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो वैसी चीज होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए क्या ऑब्जेक्ट होगा? चलो एक काम करते हैं, आम का सीजन चल रहा है, आम को लाते हैं। आम आ गया, है ना। तो आप देख लीजिए कि भाई साहब ये आपके सामने आम है, ठीक है। तो ये आम नहीं है, ये कोई आम नहीं है, ये है आपका एक चार्ज। ये हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, हो सकता है नेगेटिव चार्ज, फर्क नहीं पड़ता, बट ये एक चार्ज है। क्या है? चार्ज है। जैसे आम को देखकर आजकल हम इतना चार्ज अप हो जाते हैं, तो ये चार्ज है भाई साहब, ठीक है। तो इस चार्ज के आसपास भी एक ऐसी रीजन होनी चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल अगर इस चार्ज के आसपास में कोई और चार्ज ला दूं, यार अब एक और आम लाना पड़ेगा यार। हाँ आ गया, ठीक है। तो भाई अब करना क्या है? अब इस चार्ज के आसपास एक ऐसे रीजन होगा जिसके बाहर अगर मैं इस आम को रखूंगा, यानी कि इस चार्ज को अगर रखूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नीचे गिर जाएगी, है ना। लेकिन अगर इस चार्ज के आसपास एक ऐसी रीजन है जिसके अंदर मैं इसको ला दूं तो क्या होगा? हमें पता है कि लाइक एंड लाइक चार्जेस will either repel each other, unlike charges will attract each other। तो अगर लाइक चार्जेस हुए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर नहीं हुए तो फिर अनलाइक करेंगे। ये क्या था? यू गेट माय पॉइंट, राइट। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे महसूस करने के लिए क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए था वहां पर जो बता सके कि भाई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। महसूस करने के लिए ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है, जैसे मैग्नेट में भी था, दूसरा कोई मैग्नेट लोगे तभी तो महसूस होगा। तो यहां पर जो चीजें हुई हैं, जो दूसरा आम आया है, वो भी वैसा एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम इस पूरे चैप्टर में एक नया नाम देने वाले हैं। ये जो आम है इसका नाम हम देने वाले हैं पप्पू। वैसे फिजिक्स में आपके क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में इसको नाम दिया हुआ है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इतना बोरिंग लगता है, इसलिए इसका नाम हमने दे दिया पप्पू, ठीक है। अब ये पप्पू जी बहुत छोटे हैं, इसको आपको इमेजिन करना है कि भाई जो चार्ज का इस्तेमाल होता है किसी और चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता करने के लिए, वो बहुत छोटा होता है। क्यों छोटा होता है बताता हूं इसका बाद। क्योंकि जब इस चार्ज के आसपास ये चार्ज आएगा तो ऑफ कोर्स ये बात है भाई, इसका भी तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ये भी तो एक चार्ज ही है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो चार्ज है जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, है ना। वो डिस्टर्ब हो गया तो फिर ये दोनों एक दूसरे में खेलते रह जाएंगे, है कि नहीं। तो ताकि हम जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, उसको कोई इफेक्ट ना पड़े, इसकी वजह से ये जो चार्ज होता है बहुत छोटा होता है, बहुत इन्फिनिटाइज में स्मॉल होता है। तो लिखा होता है एनसीईआरटी में इनफाइनाइटिज्मली लिखा होता है, पता है आपको, समझ गया ना। तो स्मॉल होता है, इसका साइज बहुत स्मॉल होता है, इसका चार्ज बहुत स्मॉल होता है, ताकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इफेक्ट ना करे। इसलिए पप्पू जी बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। लेकिन सीनियर पप्पू बड़े हैं, टेस्ट चार्ज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब निकालते हैं मैथमेटिकली ऑन द स्क्रीन कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, और डेफिनेशन में मैं लिख के दिखाता हूं ताकि आप डाउनलोड कर सको हमारे नोट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं, प्लीज। अरे यार थोड़ी देर बाद कट करता ना यार, मतलब कहने भी नहीं देगा। हाँ तो गाइस वी आर नाउ गोइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है ना। तो डेफिनेशन जैसे हमने कहा वही सिंपल सा, अभी जैसे हमने समझा है ना। क्या होता है भाई डेफिनेशन? सिंपल से हमारा यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए Q है, वो आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ दे रहा है ऐसे बहुत ही प्यार से, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आते जा रही है, चारों तरफ आती जा रही है, बहुत बढ़िया फैंटास्टिक, ऐसे जा रही है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एक छोटा सा टेस्ट चार्ज ले आते हैं।
क्या लेते हैं, पप्पू को ले आते हैं, पप्पू है ना टेस्ट चार्ज हमारा, हाँ तो टेस्ट चार्ज जो पप्पू है उसको हम Q0 से डिनोट करते हैं, Q0 बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, Q0। तो टेस्ट चार्ज हो गया आपका प्यारा सा, इसको हम क्या बोलेंगे आज से, पप्पू, जैसे मैंने बताया था। अब इस पप्पू के ऊपर कितना क्या कहते हैं चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना उसका इस पर्टिकुलर चार्ज है, कितना फोर्स है रिपल्शन का, अट्रैक्शन का, वो हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हमें इसे सिंपल भाषा में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, फोर्स experienced by the test charge, experienced by the test charge when kept near it। सिंपल सी बात है ना, जैसे हमने क्या सीखा वही जो अभी हम बोलेंगे वही लिखेंगे भी, ठीक है, हमने क्या समझा वही लिखेंगे, वही इतना ही काफी होता है आपके। तो सीबीएसई 11 के बेसिस, सीबीएसई 12 के बेसिस में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के बेसिस में, नीट के बेसिस में जो समझना है वही लिखना है, और कुछ एडिशनल लिखना है जो समझ आ रहा है आपको। क्या समझ में आया हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज व्हेन यू केप्ट नियर अनदर चार्ज, ठीक है। तो आप इसको नियर इट बदले, नियर इट के बोलने बदले, जैसे अभी आपने लिखा है यहाँ पर, अभी इट क्या है नहीं पता हमें ना, तो नियर अनदर चार्ज, नियर अनदर चार्ज, बस बात खत्म हो गया, ठीक है। तो जो हमने समझा वही हमने यहाँ पर लिख दिया, बिल्कुल वही सेम बात। अब जो हमने लिखा है उसी के बेसिस में फॉर्मूला ही बनेगा, कोई एडिशनल फॉर्मूला मतलब कुछ नहीं सोचना हमें, जो हमने लिखा है उसी के बेसिस में फॉर्मूला ही बनेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड। क्या फोर्स है ये, किस फोर्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, जो हमने कूलम्स लॉ के थ्रू निकाला था, है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज। तो हर एक टेस्ट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर टेस्ट चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाता है, बहुत ही सिंपल, है ना। तो जैसे हमने क्या समझा था, देखो मैं बहुत धीरे जा रहा हूं तो समझो इस बात को, ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं तो हम धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज बाय दिस पर्टिकुलर चार्ज। तो भाई फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज हो गया आपका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, बात खत्म कर देते हैं यहीं पे, है ना। अब इसका पूरा एक्सप्लेनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे हम, फोर्स का क्या होता है आपका फॉर्मूला, जैसे हमने पिछली बार सीखा था, के क्यू है ये और ये Q0 है, तो के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर आपका कूलम्स लॉ होता है। तो उसमें Q1 क्या है, ये आपका Q है, Q2 क्या है, Q0 ही है। तो के Q0 अपॉन आर स्क्वायर, मान लीजिए कि आपके Q और इस Q0 के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर, आर का डिस्टेंस है। तो आप जानते हो कि भाई आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर से आपका प्यारा सा कूलम्स लॉ, पता है आप इस बात में। तो के क्यू Q0 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये Q0 यहाँ पर है, आप देख सकते हो ये Q0 है, ये Q0 आराम से कट जाता है अपने आप, कोई टेंशन नहीं है भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या हो जाती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बस बात खत्म, बस बात खत्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आपका कूलम्स लॉ क्या था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहां पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही है। तो कितना इजी है याद रखना भी, है ना। कूलम्स लॉ में 2 क्यू होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही क्यू होता है, बात खत्म। अब यहां पर थोड़ा अगर आप गौर फरमाओगे तो जो मैंने बाकी यूट्यूब वीडियोस में देखा भी नहीं, मैंने देखा कि भाई ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट मिस आउट कर जाते हैं, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप इसको ध्यान से सुनना। यहां पर क्योंकि ये Q0 है नहीं, यहां पर क्योंकि ये Q0 है नहीं इस फॉर्मूला में, इससे क्लियर इंडिकेशन भी होता है कि अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को इसके पास ना ले जाऊं, ठीक है, मान लीजिए इस Q0 को अगर मैं इस Q के पास ना ले जाऊं, तो क्या फिर आपका Q के पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्या इस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्या बिल्कुल होगा। हमारे टेस्ट चार्ज ले जाने से ना ले जाने से फर्क ही नहीं पड़ता है, पप्पू को वहां ले जाओ ना ले जाओ फर्क ही नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर हमेशा होगा। सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स मैथमेटिकली आल्सो कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बस उस चार्ज पे डिपेंड करता है जिसका आप निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, जो आपका मेजर एक्सपेरिमेंट वाला चार्ज है। समझ में आ गया आपको। तो ये हमें याद रखना है बहुत ही सिंपल तरीके से, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बहुत ही प्यारा, परफेक्ट है ना। तो अभी हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और दिमाग लगा के सोचेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेरे को भी चैट में बताना है विद इन 5 सेकेंड्स कि भाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, सोच के बताइए, इस फॉर्मूला को देखकर बताइए, इस फॉर्मूला को देखकर बताइए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होगा, क्या होगा गाइस।
दिमाग लगा दिया आपने? हाँ सर सिंपल सी बात है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका फोर्स अपॉन चार्ज है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। और आपके चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम। तो आपका एसआई यूनिट क्या हो गया? आपका एसआई यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। कितना इजी, टेंशन ही नहीं है। एक ही पेज में सर ने पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने साथ में मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कर दिया। अब आखिरी चीज आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है? हमें हर एक फॉर्मूला का, हर एक चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला भी समझना है, क्योंकि नीट में कुछ भी आ जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला के बेसिस में ना। डायमेंशनल फॉर्मूला का जो भी सवाल होता है आपके जो क्लास 11 में आपने पढ़ा था पहले चैप्टर में, उसमें कहीं पे भी डायमेंशनल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट समझ पूछ लेते हैं कि भाई इसका क्या है, उसका क्या है, 11 12 को कंबाइन करके पूछ लेते हैं। इसलिए हम हर एक चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला करते हुए समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या हमारा? फोर्स पर यूनिट चार्ज है ना। तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? हम सबको पता है डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। हमने पहले फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला के बाद जो उसका एसआई यूनिट है उसको डायमेंशन की फॉर्म में लिखा, फिर मिल जाती है हमें। जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पर क्या होगा? फोर्स पर आपका चार्ज है, फोर्स अपॉन चार्ज है, ठीक है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। या तो न्यूटन को आप किस बेसिस में लिखते हो? न्यूटन को आप किस बेसिस में लिखते हो? हमें पता है कि भाई न्यूटन को हम न्यूटन होता है फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, जहां से आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स निकला हुआ है। मास का होता है कैपिटल M और एक्सेलरेशन का होता है LT पावर -2। क्या होता है भाई? LT पावर -2। क्यों होता है एक्सेलरेशन का LT पावर -2? थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं है फोर्स का तो मैं आपको डिराइव करके समझाता हूं, है ना। यहाँ पर देखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। और एक्सेलरेशन क्या होती है मेरे शेरों? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होती है ना। तो मास को हम डिनोट कैसे करते हैं आपके डायमेंशनल फॉर्म में? हम मास को डिनोट करते हैं कैपिटल M से, है ना। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, तो L आ गया, अपॉन टाइम अपॉन T हो गया, तो L/T हो गया, L/T हो गया। साथ में ये T ऑलरेडी है, ये भी तो टाइम है, तो इंटू T हो गया। तो आपका फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? MLT पावर -2 हो जाता है बराबर। MLT पावर -2 ये हो गया आपका फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, डिवाइडेड बाई आपका चार्ज, डिवाइडेड बाई आपका चार्ज। अब मुद्दा यहां पर है कि सर चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, उसको भी हमें डिराइव करना होता है ना। तो उसको अभी हम यहाँ पे डिराइव कर देते हैं। मान लीजिए कि यहां पर आपका चार्ज है Q, Q का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू टी, है ना। आपने 10th ग्रेड में सीखा हुआ है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। आई क्या है? करंट है। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है आपका फॉर्मूला ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जो 10th ग्रेड में हमने सीखा था। तो चार्ज क्या बन जाती है? करंट इनटू टाइम, है ना। चार्ज क्या बन जाती है? करंट इनटू टाइम। आपका हमने आई सीखा था, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो उसमें से क्यू मिला आई इंटू टी। अब आई का एसआई यूनिट क्या होता है भाई? आई का डायमेंशनल फॉर्म, एसआई यूनिट होती है एम्पियर, और एम्पियर का डायमेंशन फॉर्म होता है कैपिटल ए, लिखते हैं उसे, क्या लिखते हैं? कैपिटल ए। और टाइम तो टी होता है तो टी लिख दिया, ठीक है। टाइम का टी होता है तो टी लिख दिया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? क्यू के बदले, क्यू के बदले हम लिख देंगे उसका डायमेंशन फॉर्म है AT, बात खत्म, ठीक है। अब ये ऊपर चले जाएगी तो क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा M, M का M रहेगा, L का L रहेगा, T पर -2, ये T भी ऊपर जाता है तो T पर -1 हो जाता है, तो T पर -3 हो जाएगा। और उसके बाद आया क्या? A ऊपर जा रहा है तो A पावर -1। ये हो जाता है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। MLT पर -3, A पर -1 आपका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है बेटा। सिंपल सा है, हमेशा बेसिक्स की तरफ जाएंगे, बेसिक्स से समझते हुए हम पूरा का पूरा एडवांस फॉर्म में आएंगे। हो सकता है कि आपको शायद पहली बार ही ना चपके सर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे करें, तो थोड़ा सा 11th ग्रेड का थोड़ा रिकैप करें, क्योंकि वैसे भी नीट में 11 12 कंबाइंड ही आना है, थोड़ा सा रिकैप करते हुए करेंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी डायमेंशन क्या है रिकैप करना है, तो मैंने डायमेंशन एनालिसिस और डायमेंशन सिखा दिया 11th वालों को, तो आप थोड़ा सा जाकर ना 11th वाला सेशन देख भी सकते हो, पूरी आपकी मर्जी है, ठीक है बेटा। चलो, तो ये हमारा खत्म होता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कि अच्छा सर ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता दिए। क्यों बताना है मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, यहां पर मैंने रैंडम से कुछ बना दिया, आपने बोला अच्छा ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि तो हम तो गोल गोल बनाने वाले थे। क्यों गोल गोल बनाने वाले थे? क्योंकि हमने यही सीखा था गोल गोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड जब हमने 10th ग्रेड में सीखी थी तो हमने यही सीखा था कि भाई मैग्नेट के इर्द गिर्द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या तो फिर नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ जा रहे होते हैं, ये क्लोज्ड लूप होता है। यहां पर आपने कुछ बना दिया, ऐसे लग रही कि गोली वोली जा रही है, बारिश वारिश गिर रही है, क्या सीन है यहाँ पर बता दो आप हमें। तो ये समझाने की कोशिश करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है?
एग्जैक्टली लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे अगर आपको याद हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती थी, जैसे हम एक मैग्नेट के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को देख नहीं सकते तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते थे ऑन ए पीस ऑफ पेपर। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि हम नहीं देख सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड को पेपर पर दिखाने के लिए हमें उसके इर्द गिर्द बराबर तरीके से लाइंस बनानी होती है, जिसके 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 बेसिस पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज निकलते हैं। अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरे साथ 10th पढ़ा तो मैंने आपको बताया हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो 10th ग्रेड में पूछी जाती है बहुत। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज भी पूछी जाती है आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में, और साथ ही साथ ये बहुत क्रिटिकल है। क्यों क्रिटिकल है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टीज जो हमने 10th में सीखी थी वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टीज में ऑलमोस्ट 80% सिमिलर है। जैसे आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल, इनसाइड दे गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये सब ने सीखा, याद है आपको? रिकॉल कर पा रहे हो? तो वैसे ही चीजें अभी हम सीखने वाले हैं, बट पहले इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं, ठीक है? तो जल्दी से आ जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है मैंने आपको जैसे बता दिया, मैं आपको यहां पर लिखकर भी दे देता हूं ताकि आपका एकदम बराबर डेफिनेशन हो। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, ठीक है? They are representation of electric field on a piece of paper. So representation of electric field, representation of electric field, बस इतना ही होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंपॉर्टेंस। बिल्कुल नहीं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, और वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपकी होती हैं, अगर आप उस पर टैंजेंट बनाओगे, सो टैंजेंट मेड टू दी electric field line will give us the direction of electric force, give us the direction of electric force। ये भी exactly आपके 10th ग्रेड जैसा ही है जो आपने सीखा था कि भाई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में भी किसी भी पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का किसी भी पॉइंट पे अगर हम टैंजेंट बना देते हैं तो इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स बन जाती है, सिंपल सी बात, ठीक है? तो ये है सिग्निफिकेंस आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का, बट अब इसको हम आराम से डिटेल में समझते हैं, ठीक है बेटा? तो सबका ध्यान यहाँ पर, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे इस अमेजिंग से पॉजिटिव चार्ज के थ्रू। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखता है, ठीक है? पॉजिटिव, इनको हम लोग बना देते हैं, ठीक है? पॉजिटिव लोग, नेगेटिव लोग। पॉजिटिव लोग क्या करते हैं? लोगों में जाकर पॉजिटिविटी बांटते हैं। इनका दिल बहुत बड़ा होता है, ये बांटते जाते हैं पॉजिटिविटी। तो वैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिविटी बांटेगा, तो बांटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी, है ना? तो क्या है भाई, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बाहर की तरफ जा रही होंगी। लो जा रही है भाई, चारों तरफ जा रही है, चारों तरफ जा रही है भाई साहब, परफेक्ट। तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, चारों तरफ जाने वाली प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देखोगे कि मैं जो एरो मार्क बना रहा हूं थोड़े से डिफरेंट तरीके से बना रहा हूं। अगर आप देखोगे, थोड़ा सा ध्यान देकर देखोगे तो मेरी जो एरो मार्क्स है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैंने एक ही लाइंस, एक ही साइज ऑफ एरोज नहीं बनाए हुए, मैंने डिफरेंट एरोज, डिफरेंट साइज के एरोज बनाए हुए। अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर, आपके साइज ऑफ एरोज बाहर की तरफ जाते वक्त छोटे होते जा रहे हैं। क्यों छोटे होते जा रहे हैं? क्योंकि ये जो एरोज जो मैं इंडिकेट करवा रहा हूं वो ये इंडिकेट करवा रहा हूं कि जैसे आप कि भाई पता है ना, समझ में आ गया ना आपको? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज kq/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस से। तो जैसे जैसे आपके चार्ज से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होते जाओगे, चार्ज से जैसे जैसे आप दूर होते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होते जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे फोर्स कम होते जाती है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होते जाएगी। तो क्योंकि वो कम होते जा रही है, मैंने एरो मार्क को जाते जाते छोटा बनाया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना पास हो उतना लंबा आपका वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके बाद छोटा छोटा होते जाता है। बाय द वे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो वेक्टर, आपको समझ में आ गया वो बात भी, ठीक है? तो ये आपका हो जाता है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखती है, ठीक है? तो ये हो गया पॉजिटिव। अब बात करते हैं नेगेटिव की, ठीक है? नेगेटिव लोग क्या करते हैं? नेगेटिव लोग दुनिया भर की पॉजिटिविटी को अपने अंदर खींच लेते हैं, है ना? और दूसरों को नेगेटिव ही बांटते हैं। नेगेटिविटी मतलब वो, अगर आप पॉजिटिव है तो आपका भी पॉजिटिवनेस चूस ही ले, वो पूरा नेगेटिव बना देंगे, पूरा पॉजिटिविटी चूज कर आपको भी नेगेटिव बना देंगे, आपके खान भर भर के वो नेगेटिव बना देंगे आपको, है ना? तो ये क्या करते हैं, ये आपकी पॉजिटिविटी अंदर ले लेते हैं, अपनी नेगेटिव बना देते हैं, पूरा नेगेटिव बना देते हैं आपको, है ना? तो आपका जो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज का फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखेगा? ऑफ कोर्स ये बात है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अंदर की तरफ दिखेगा। इसमें कोई डाउट है आपको? कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर गोइंग वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, सर्कुलर फॉर्म में नहीं जा रहे, वो रेडियली आउटवर्ड जा रहे हैं। रेडियल का मतलब होता है कि भाई वो डायरेक्शन वाइज आउटवर्ड जा रहे हैं, सर्कल 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 फॉर्म में नहीं जा रहे हैं, वो रेडियली एरो वाइज वो आउटवर्ड जा रहे हैं, तो रेडियली आउटवर्ड। तो वैसे आपका नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, दे विल बी रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड होगा आपका नेगेटिव चार्ज में। परफेक्ट है, समझ में आ गया सबको? चलो ठीक है, तो ये सिंपल सा हो गया। अब हमें समझना है कि क्या होगा सर अगर आपके पास दो दो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और दो दो नेगेटिव टेस्ट चार्ज होंगे, यानी कि बेसिकली अगर आपके पास दो लाइक चार्जेस होंगे तो फिर उनका इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास दिखेगा कैसे, देख लेते हैं भाई। तो आपका जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है, वो रेडियली आउटवर्ड देता है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इस साइड में तो कोई इशू नहीं है भाई, इस साइड में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, अपनी मस्त जा रही है, कोई टेंशन नहीं है, बराबर जा रही है, ठीक है, बराबर जा रही है, परफेक्ट है। इसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है इस पूरे साइड में, क्योंकि इसके पीछे कोई चार्ज वगैरह नहीं है, तो बराबर यहां पर भी चार्ज जा रही है। लेकिन हुआ क्या, सामने के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से इंपैक्ट हो रहा है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से इंपैक्ट हो रही है। तो क्या होगा, क्योंकि ये लाइक चार्जेस तो रिपल होने चाहिए। रिपल क्यों होते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते। जैसे हमने सीखा था आपके 10th ग्रेड में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसी वजह से क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से मुड़ जाता है, इस तरफ जाने के बदले आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, देख रहे हो, परफेक्ट, ऐसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मुड़ जाता है। इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं वो, इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते उसका भी रीजन अभी हम समझेंगे, लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मुड़ जाता है। इसको ऐसे समझो कि अगर आपके पास दो पाइप हो, पानी से भरा हुआ बहुत ज्यादा थोड़ा सा मोटा पाइप हो और उसमें से पानी दोनों साइड से आ रहे हो, तो क्या होगा, पानी आएगी दोनों पाइप से, इससे टकराएगी और क्या, और दोनों पाइप दूर से पीछे चले जाएंगे, है ना। तो वैसे ही समझो कि पॉजिटिव चार्ज आ रही है, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं, टकराकर वो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, ऐसे हो जाता है आपके रिपल्शन के केस में। परफेक्ट बेटा, क्लियर हो गया, डन, सॉर्टेड, ठीक है। और यहां पे नेगेटिव नेगेटिव वाले में भी सेम डायग्राम बनेगा, बस अलग से ये बात है कि भाई उनका एरो मार्क अंदर की तरफ होगा, बस इतना ही है ना। तो भाई नेगेटिव वाले में भी आपका रिपल्शन ही होता है, तो डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा, डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा, बस एरो मार्क अंदर की तरफ बनेगा, क्योंकि आपका जो नेगेटिव चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज में नेगेटिविटी आती है, सारे पॉजिटिविटी को चूज लेते हैं ना वो, तो नेगेटिविटी आती है, तो सारे एरो मार्क्स अंदर की तरफ होंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा और कोई भी बदलाव नहीं आने वाला, ठीक है, और कोई भी बदलाव नहीं आने वाला। आप देख सकते हो ऐसे आपका बन जाएगा नेगेटिव चार्जेस के लिए, ठीक है। तो यहां पर भी रिपल्शन बराबर दिख रही है। परफेक्ट हो गया, समझ में आ गया, बढ़िया, ठीक है। अब सर मान लो कि दो ऐसे चार्जेस है जहां पर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है, इसको भी थोड़ा सा कंपेयर करते हैं हमारे मैग्नेट जो 10th ग्रेड में आप पढ़े थे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का। हमने क्या सीखा था भाई, हमने सीखा था अगर मान लीजिए नॉर्थ पोल है और अगर आपका साउथ पोल है तो क्या होता है, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाते हैं, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाते हैं, क्योंकि जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, जहां पे सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाते हैं उसको साउथ पोल बोलते हैं, अगर आपको याद हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि अभिषेक सर आप 10th का इतना क्यों रिलेट कर रहे हो, इसलिए क्योंकि बेटा यही सारी चीजें आप 12th ग्रेड में भी पढ़ोगे। आपका 12th का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ वेरी बिग यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, बाद में मैग्नेटिज्म भी पढ़ोगे, तो इसलिए मैं आपको अभी से रिकॉल करवा रहा हूं, ताकि जब आप मैग्नेटिक फील्ड में घुसे वही सेम चीजें जो हमने 10th में पढ़ी थी उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तब तक आप अभी से तैयार हो जाओ, ठीक है। और ये चीजें तो रेडी होनी चाहिए दिमाग में। तो नॉर्थ पोल से सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल में जाती है, क्योंकि नॉर्थ पोल से सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है और साउथ पोल में चले जाती है। तो वैसे यहां पर क्या हो गया, आपका सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पर आपके पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और जाएगा कहां, आपके नेगेटिव चार्ज में, बात खत्म। तो आपका सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रहा है वो ऐसे चला जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव चल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव तो वैसे भी कंज्यूम करता है, पॉजिटिव देता है, तो देते रहो और वो लेता रहेगा, बात खत्म भाई साहब, हो गया बराबर, ठीक है। तो ये कैसा है, मान लीजिए ये ऐसा है, इसको डायग्राम को कैसे समझना है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड देती है, नेगेटिव चार्ज लेती है और एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे वो चार्ज आई, नेगेटिव चार्ज को ली, अट्रैक्ट हो गए, और यहां पर क्या होता है, यहां पर वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आए और टकराकर रिपल हो गए, ठीक है बेटा। तो देखने में मजा आता है ना कि यार सही, ऐसा लगता है कि यहां से हाथ आया और ऐसे दबोच कर अट्रैक्ट कर लिया, ऐसे समझना, इमेजिन करना है इसको, ठीक है।
तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डेफिनेशन जो है मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया, डेफिनेशन कहां है भाई, वहां पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द टेंजेंट टू मेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे अगर इस पॉइंट पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर मेरे को, अगर मैं सीधा बना दूं एक टेंजेंट, अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट बना दूं और इस टेंजेंट से इस ये जो डायरेक्शन होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, बात खत्म। इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स दे देगा आपको, बात खत्म। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ओनली। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अभिषेक से इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होता है। इन विच एवर डायरेक्शन दिस द इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो उसको मैं यहां पर भी लिख देता हूं ताकि आपको कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कंफ्यूजन ना हो। इसके बेसिस में लिख देता हूं मैं यहां पर, डायरेक्शन ऑफ ई इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ एफ। जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नो अदर डायरेक्शन। परफेक्ट, मजा आ गया? चलो ठीक है भाई, हो गया क्लियर कट। तो ये भी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया। अब बारी आती है आपके प्रॉपर्टीज की। ठीक है, अब बारी आती है आपके प्रॉपर्टीज की, और प्रॉपर्टीज जैसे मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड से हूबहू मिलते हैं। देयर आर माइन्यूट डिफरेंसेस, बट जो कॉमन है उसको हम जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, जो आपके इनफैक्ट एनसीईआरटी में पूछा भी गया है। बट सबसे पहला प्रॉपर्टी इसके, वो दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, ये हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है, 10th में बहुत इंपॉर्टेंट थी। दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते हो आप, इंटरसेक्शन क्यों नहीं हो सकता है? अगर आपको याद हो तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर समझा देता हूं। दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज भाई मेजर पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देता है हमें, उसके ऊपर अगर हम टेंजेंट बना देंगे तो द टेंजेंट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो मान लीजिए अगर आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, दोनों ने इंटरसेक्ट कर दिया, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे। मान लो इंटरसेक्शन एक्स है, क्या होगा, क्या वो ऊपर की तरफ होगा या इस तरफ होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो दोनों जुड़ चुके हैं एक दूसरे से, है ना। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे वाला होगा या ऐसे वाला होगा? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? फिर आप बोलोगे सर दोनों होगा, सर नहीं पॉसिबल है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी चीज का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मल्टीपल डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से सिंस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मल्टीपल, हेंस दिस इज कंप्लीटली अब्सर्ड। ये पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, है ना। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने, दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैं सब कुछ लिख कर दे रहा हूं भाई बेटा यहां पर, क्योंकि ये सारी चीजें आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करेगा, ठीक है। बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड will have two directions. Field will have two directions, which is absurd. Two directions, which is absurd. ठीक है बेटा, absurd मतलब impossible, बेतुका बात हो गया भाई, एकदम बेतुकी बात हो गई। ठीक है, absurd पहला ये हो गया जो सबसे कॉमन है आपके 10th के मैग्नेटिक फील्ड और आपके 12th के इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा क्या है जो कॉमन है? कॉमन तो एक तो मैंने बता दिया आपको, टेंजेंट विल देगा आपको आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। दूसरा क्या दिखता है आपको यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज से रेडियली इनवर्ड होती है। इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। पॉजिटिव चार्ज गिव्स यू रेडियली आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, रेडियली आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और नेगेटिव चार्जेस गिव्स यू रेडियली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, रेडियली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक चीज जो डिफरेंस है आपके अब के प्रॉपर्टी में और बाद के प्रॉपर्टी में, वो ये है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता था, वो क्लोज्ड लूप हुआ करते थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद क्लोज्ड लूप। यहां पर दे कैन नॉट बी क्लोज्ड लूप्स, ठीक है, दे आर नॉट क्लोज्ड लूप्स। ये क्लोज्ड पाथ फॉलो ही नहीं करते हैं, ये रेडियल पाथ ही फॉलो करते हैं। तो वो भी आपको लिख देना है यहाँ पे, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, दे आर नॉट क्लोज्ड लूप्स। वो बिल्कुल भी क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाते हैं, वो इंडिविजुअली होते हैं, दे एग्जिस्ट इंडिविजुअली, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। अब जो एक और कॉमन बात है जो हमने देखा होगा, जहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से क्लोज होते थे, हम कहते थे कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता था, जैसे एट द पोल्स। वैसे ही
जहां पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आप यहां पे देख सकते हो, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आपके चार्ज के पास बहुत पास में, लेकिन जैसे दूर जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक दूसरे से दूर होते जाती है। तो जहां पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से बहुत पास है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से बहुत दूर है वहां पर मतलब है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बहुत कम है। तो प्रॉक्सिमिटी यानी कि कितने आसपास आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उतना ही ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितने दूर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे उतना ही आपका कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एग्जैक्टली सिमिलर टू योर 10th ग्रेड मैग्नेटिक फील्ड। तो चौथा पॉइंट में यहां पे लिख देता हूं कि प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस, प्रॉक्सिमिटी से ज्यादा क्लोज लिखता हूं, क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस tells us the strength of electric field। जितने पास उतना स्ट्रॉन्ग, जितने दूर उतने वीक। ठीक है, बढ़िया, 4 पॉइंटर्स हो गए। अगर इसके अलावा कोई पॉइंटर्स है तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई हाँ, मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रिपल करते हैं, लाइक चार्जेस, ये सब हो गया हमारा। ठीक है, परफेक्ट है गाइस, चलो ठीक है। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी आता है, अगर आपको लगता है कि मैंने मिस आउट कर दिया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट मेरे हिसाब से तो सारे मेजर पॉइंट्स हो चुके हैं जो आपको याद होने चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये वाला है, पहला, जो एनसीईआरटी में पूछा भी गया तो आपके 12th बोर्ड में भी आ सकता है, और नीट के स्पेसिफिक सेंस में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो इसके सामने आप लिख देना JSA मतलब जयश्री अभिषेक करके लिख देना यहाँ पे। ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जयश्री अभिषेक करके लिख देना वहां पे JSA। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से लिख दो। ठीक है, और जो मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट है वो तो भाई आना ही आना है, बोर्ड में और नीट में, दोनों में। ठीक है ना बेटा, अगर आपके दिमाग में सवाल है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके नीट के सेंस में, तो लेट मी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको गुमराह बिल्कुल नहीं करूंगा। नीट के सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अभी हमने फॉर्मूला देखा उससे डायरेक्ट सवाल पिछले 20 साल में बहुत ही कम आए। मान लीजिए मैक्स टू मैक्स 2 या 3 बार आए हैं पिछले 20 साल में इलेक्ट्रिक फील्ड से। स्ट्रेट फॉर्मूला जो अभी हमने देखा KQ/R², उस फॉर्मूला से। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट के बेस में जो दूसरे टॉपिक्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, ये दो वो टॉपिक हैं जिनमें से बेशुमार क्वेश्चंस आए, इतने सवाल आए हुए हैं नीट में पिछले 20 साल में। यानी कि हमारा जो नीट PYQ किताब अगर आप देखोगे फिजिक्स का, तो उसके पिछले 20 साल में आप देखोगे भाई टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक से कुछ 50-60 सवाल आए हुए हैं पिछले 20 साल में, जिसमें से मैक्सिमम आई वुड से 80% ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस इज फ्रॉम कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, लेट मी वेरी ऑनेस्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका एक बेस कॉन्सेप्ट बनता है। कुछ सवाल है, कुछ 1 या 2 सवाल ही, 2 या 3 सवाल जैसे मैंने कहा था कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड से आए हुए हैं, वो मैं आज करवा भी दूंगा आपको, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है बेटा, तो प्रॉपर्टीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं टू द सेम कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये अगर आपको याद हो तो हमने कूलम्स लॉ भी पढ़ा था। कूलम्स लॉ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का सेकंड सेशन था, नहीं देखा तो देख लेना क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें सिमिलर है यहाँ पर बेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? जो आपके कूलम्स लॉ में था एग्जैक्टली वही, जो था आपके उसमें वही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूं आपको कि कूलम्स लॉ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता था कि भाई द टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू द इंडिविजुअल फोर्सेस बाय ऑल द चार्जेस नियर इट। यानी कि अगर मान लीजिए कि भाई आपके सामने यहां पर एक चार्ज है, ठीक है, उसके आसपास बहुत सारे चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ऐसे करके n तक है, Qn तक है ना। तो इस पर्टिकुलर चार्ज पे इन सारे चार्ज के बेस में कितना फोर्स होगा? तो सुपरपोजिशन यही कहता है द टोटल फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम, द एडिशन और द एडिशन ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस बाय ऑल दिस चार्जेस। मतलब आप इंडिविजुअली इन सबको ऐड करोगे तो इट विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज। तो पता है हमें, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक डब्बा है, इस डब्बे के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं भाई टोटल फोर्स कितना है इस डब्बे पे, तो आप क्या बोलोगे? आप इस फोर्स को ऐड करके बता दोगे सर ये टोटल फोर्स। वही होता है भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अभी यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि भाई आपके पास चार्जेस है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn तक है। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा एक टेस्ट चार्ज है Q। ठीक है, Q लिख दो या तो फिर उसको Q0 लिख दो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब इन सारे चार्जेस की वजह से उस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज पे कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमें जानना है। ठीक है, और मान लीजिए भाई सारे चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं, सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं मान लीजिए। तो आपका यहाँ पर प्यारा सा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 की वजह से ऐसे होगा,
और क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो भाई इसका डायरेक्शन Q1 का इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ 1 0 1 0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 ऑन 0, तो E1 0 और E1 नॉट, ठीक है। वैसे ही Q2 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रहा है तो फिर Q2 भी ऐसे दिखेगा, तो E2 0 हो जाएगा यहाँ पर बाहर की तरफ। वैसे Q3 का ऐसे है तो भाई आपका E3 भी दिखे, तो डायरेक्शन यहाँ पर हो जाएगा E3 0, ठीक है। और Q4 का अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो फिर आपका Q4 का डायरेक्शन हो जाएगा E4 0, ठीक है। और वैसे Q5 का होगा तो Q5 का भी डायरेक्शन मैं ऐसे दिखा देता हूं तो E5 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये ऐसे हो गया आपका, बहुत ही प्यारा सा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गया। अब मान लीजिए द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q0 इज R1 0, R2 0, R3 0, R4 0, R5 0। अच्छा यहाँ पर n भी था ना, हाँ Q टाइम्स n है तो भाई इसको भी यहाँ पे लिख दो En 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाई द nth चार्ज, कितना चार्ज है पता नहीं, कितने भी चार्ज हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता ना, एक कॉमन फॉर्मूला बना रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा En 0, ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है। तो हमने लिख दिया भाई ये सारे आपके चार्जेस हैं, ये सारे आपके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा और मल्टीपल कलर से लिख देते हैं क्योंकि लगे कि थोड़ा तो स्पेशल है, ये स्पेशल है ब्रो, ब्लू और पिंक मिक्स है ब्रो, ठीक है, क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। Now what is the total electric field? What is the total electric field on that particular test charge? क्या करोगे आप? So the total electric field is equal to the sum of individual electric field on the test charge Q0, सही है, on the test charge Q0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं मान लू E लिख देता हूं, ठीक है, E टोटल, ET लिख देता हूं, E टोटल सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टेस्ट चार्ज क्या होगा भाई, आपका होगा E1 0 प्लस E2 0 प्लस E3 0 प्लस E4 0 प्लस जाता रहेगा कहां तक भाई, EN 0 तक जाता रहेगा, है ना, EN 0 तक जाता रहेगा, जितना भी है। तो इसको हम छोटे फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम छोटे फॉर्म में लिख देंगे। अच्छा भाई ठीक है, टेंशन नहीं लेना, इसको समेशन कर देते हैं ना, समेशन कर देते हैं E, ठीक है, समेशन कर देते हैं EI0 के साथ, क्या कर देते हैं, EI0 के साथ समेशन कर देते हैं, परफेक्ट, बढ़िया। तो यहां पर I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड इट गोज टिल n। I की वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 1 है ना, I 1 2 3 4 जाता रहेगा, कब तक जाएगा, n तक जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, I starts from 1 it goes till n, समेशन हो गया। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही हमने कूलम्स लॉ के लिए भी किया था, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, एब्सोल्युटली सेम है, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहो यहां पर तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसको एक्सपैंड कर सकते हो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला के सेंस में। जैसे मैं लिखूंगा यहां पर E टोटल इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to I इज इक्वल टू n। E का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो K तो K हो गया भाई, K तो कांस्टेंट है, K तो K का ही रहेगा। Q वहां पर क्या था, Q वाज द टेस्ट चार्ज, नो, Q वाज ऑल दीज चार्जेस, है ना, Q वाज द चार्ज और जिसके पास हम टेस्ट चार्ज को ले जाते थे। तो टेस्ट चार्ज Q0 तो नहीं होगा, वो QI होगा, ठीक है। सो KQI हो गया डिवाइडेड बाई आपका R कैसा है भाई, आप देखोगे R10 R20 के जा रहे, तो RI0 होगा वहां पर आपके इस फॉर्मूला में, RI0 हो जाएगा आपके फॉर्मूला में स्क्वायर। अब यहां पर आप क्या करोगे, आप सिंपल भाषा में यहां पर K को बाहर कर सकते हो। सो K समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to I इज इक्वल टू n, फॉर्मूला बन जाता है QI अपॉन RI0 स्क्वायर। ये हो जाता है आपका एक्सपैंडेड वर्जन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं दोबारा समझाता हूं यहां पर, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका फॉर्मूला था KQ अपॉन R स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, जिसमें आपका चार्ज था Q, जिसके पास आपने Q0 चार्ज लेकर आए, डिस्टेंस बिटवीन देम वाज एक्चुअली R, ठीक है। तो यहां पर K हमने K लिखा, Q कौन सा Q है, ये Q है, Q1 Q2 Q3 Q4, तो इसलिए हमने Q के सामने I लगा दिया, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर है, तो R कौन सा है, डिस्टेंस बिटवीन द Q एंड द Q0, डिस्टेंस बिटवीन Q एंड Q0, तो ये R10 R20 R30 था, तो उसको हमने RI0 स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। बस ये समझना है, आप समझ लिए तो भाई हो गया। और K कांस्टेंट है तो इसमें समेशन के बाहर लिख दिया। सो दिस वाज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पीपल। मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, एल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस नियर द टेस्ट चार्ज। बस
ठीक है, परफेक्ट है, वही हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। कूल हो गया गाइस। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी हमारी हो चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी हो चुकी है, प्रॉपर्टीज भी हो चुकी है। अभी हमें क्या करना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से सवाल करने हैं। तो अभी हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के भी सवाल करेंगे। कुछ बहुत ही अच्छे सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में भी हैं जो आपके नीट में आए भी हैं। तो वो सवाल को मैं दिखाऊंगा आपको कि भाई कैसे नीट में आए हुए हैं वो, और नीट के पीवाईक्यूज में भी सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा आज का इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हो चुका है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट, उनके प्रॉपर्टीज हो चुकी है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी हो चुका है। मैं बस आपके रिवीजन के लिए यहां पर जल्दी से अब तक इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूलास हमने सीखे हैं उन फॉर्मूलास को थोड़ा सा मैं आपके सामने नोट डाउन करवा देता हूं। ये हम हर सेशन में करेंगे ताकि आप भी मेरे साथ फॉर्मूला बुक भरते जाएं, ठीक है। अब तक हमने सीख लिया है कूलम्स लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स की फॉर्मूला होती है K(Q1Q2) अपॉन R², इलेक्ट्रिक फोर्स की फॉर्मूला होती है। और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R²। बस, तो ये दो फॉर्मूलाज हमने अब तक इस चैप्टर में सीखी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा समेशन के फॉर्मूलाज है, उसमें टेंशन लेने की आपको ज्यादा बात नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज याद हो गए आपको, नोट डाउन कर लिया। इसी की बेसिस में आपके बाकी सारे सवाल आएंगे। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। ऑल दी बेस्ट, और आराम से करेंगे, सवालों को आराम से सॉल्व करेंगे क्योंकि हम पहली बार इन सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, तो आराम से करेंगे। और जब हम इसके रिपीटेड सवाल करेंगे तो भाई देखेंगे तब, ठीक है। तो क्या सवाल है भाई, An electrostatic field line is a continuous curve, that is a field line cannot have sudden breaks. Why not? तो आप देख सकते हो 1.7 का क्वेश्चन नंबर ए है ये, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी मेंशन करता है। हमने सीखा था कि भाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है क्लोज्ड लूप नहीं है, वो कर्विश है, वो स्ट्रेट निकलता जाता है सब जगह पे। अब वो कर्व हो सकता है, वो लूप नहीं बन सकता है ना। तो an electrostatic field line is a continuous curve, that is a field line cannot have sudden breaks. Why not? Because भाई जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सडन ब्रेक कैसे हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, जैसे एक चार्ज से जब इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होती है तो इंफिनिटी तक जाती रहती है, उसके पीछे ब्रेक नहीं हो सकता। ब्रेक कैसे हो सकता है, ब्रेक का मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। कैसे एक क्या कहते हैं, एक ऐसी जगह पे अपने आप अचानक से कैसे भाई एक गैप बन सकता है, गैप नहीं बन सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस कर्व्स, ठीक है। अब दूसरा पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये भी हमने सीख लिया था, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स माइट हैव मल्टीपल डायरेक्शन व्हिच इज कंप्लीटली अब्सर्ड, नॉट पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन नंबर 1.7 है आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, हो गया। तो इतना ही था आपके एक्सरसाइज से। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद सीधा मेरे ख्याल से नीट का सवाल आ रहा है। हाँ, तो अब आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एक्सरसाइज में इतना ही है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला से इतना ही सवाल है, कॉन्सेप्ट से इतना ही सवाल है। लेकिन नीट में अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल 1.7 आपका फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उससे सिमिलर सवाल आपको नीट के 2018 में सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो इस सवाल को करते हैं, इस सवाल को कर लेंगे तो फिर ये हमारे जवाब जो है अपने आप आ जाएगा। तो ये सवाल भी आपको सीधा भी पूछा जा सकता है आपके नीट में, तो इससे ये भी क्लियर होता है। जो मैंने कुछ दिन पहले एक पुलर भी बनाई थी, एक स्टैंड अलोन वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, जहां पर मैंने बताई थी आपको कि भाई साहब देखो एग्जाम्पल्स फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां पर ये इसका एक रियल एग्जाम्पल प्रूफ है कि हाँ भाई एग्जाम्पल आता जरूर है, ठीक है। तो चलो इस एग्जाम्पल को समझते हैं, समझकर इसका कॉन्सेप्ट समझते हुए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए कि एग्जाम्पल कितना इंपॉर्टेंट, समझते हुए नीट का सवाल करेंगे, ठीक है बेटा। तो पूरा ध्यान यहां पर सबका इस सवाल पे ध्यान दो। An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, हाइट है, वो आपकी 1.5 सेंटीमीटर। इसको हम पहले से ही मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1.5 × 10⁻² मीटर। मेरे को डेसिमल बिल्कुल पसंद नहीं आते कैलकुलेशन में, तो मैं डेसिमल भी निकाल देता हूं। 15 × 10⁻³ मीटर, परफेक्ट है गाइस, है ना। मेरे को डेसिमल अच्छे नहीं लगते तो मैं डेसिमल निकाल देता हूं, कैलकुलेशन में बहुत खराब कर देते हैं मूड। तो 15 × 10⁻³ मीटर, परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया होगा, इसके बाद दिया होगा कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, आपके दोनों जो इलेक्ट्रॉन गिर रहा है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, परफेक्ट है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है भाई, ये फिगर 1.3 के लिए द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड, ठीक है। पहले देखो आपका जो, पहले समझ लो कि भाई इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का मोशन क्या और यहाँ पर एक्सेलरेशन हुई है कि डी एक्सेलरेशन, और उसके बाद समझ लो। समझाता में सवाल में दिया क्या गया, सवाल में बोला गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप देखोगे ऊपर नेगेटिव चार्जेस है, ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं, और नीचे आपके पॉजिटिव चार्जेस दिए हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफकोर्स की बात है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी। कहां से कहां जाएगी भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ऊपर से गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर से नीचे गिर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन
अब लेकिन सवाल यहां पर ये है कि क्या आपको 10th ग्रेड का कन्वेंशनल करंट और एक्चुअल करंट का डायरेक्शन याद है? ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वो तो कन्वेंशनल करंट हो गया ना, वो तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हो गया, लेकिन आपका एक्चुअल करंट तो उसका ऑपोजिट आएगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और एक्चुअल करंट भी नेगेटिव चार्ज होती है, नेगेटिवली नेगेटिव करंट होती है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो आपका एक्चुअल करंट भी नीचे के डायरेक्शन में है, तो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट करेगा नीचे की तरफ, वो ज्यादा फोर्स से आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ वो ज्यादा फोर्स आएगा, डी एक्सलेट नहीं कर रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो यानी कि उस इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो नीचे के डायरेक्शन में ही है, उसके सेम डायरेक्शन में। ठीक है, परफेक्ट, ये समझना हमें, कॉन्सेप्ट समझते हुए आगे बढ़ना है ना, ऐसे नहीं कर लेना। ठीक है, नाउ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड। अच्छा, तो अब क्या किया इन्होंने, पहले ऊपर नेगेटिव था नीचे पॉजिटिव था, इसको उल्टा कर दिया। अब ऊपर पॉजिटिव कर दिया है, ठीक है, और नीचे नेगेटिव कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा कर दिया उन्होंने। ठीक है, और अब इलेक्ट्रॉन के बदले प्रोटॉन गिरता है सेम डिस्टेंस, प्रोटॉन सेम डिस्टेंस कवर करेगा। अब यहां पर क्या हो गया, प्रोटॉन गिर रहा है नीचे की तरफ। अब देखो अच्छा कर दिया उन्होंने, फील्ड को उल्टा कर दिया। फील्ड को उल्टा नहीं करते तो प्रोटॉन डी एक्सिलरेट करता, क्योंकि करंट नीचे की तरफ है और प्रोटॉन नीचे की तरफ आ रहा है, प्रोटॉन पॉजिटिव है करंट नेगेटिव है, तो फिर वो समझ गया ना, तो वो उल्टा डायरेक्शन में जाना होता था। तो यहां पर क्योंकि प्रोटॉन ऊपर से गिर रहा है, ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, वो नीचे की तरफ ढकेला जाएगा, वो भी एक्सेलरेट ही करेगा। तो यहां पर दोनों के ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो ये कॉमन बात होगी भाई, दोनों के ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो फिर भी नीचे के डायरेक्शन में ही है। वो कितनी है हम नहीं जानते, बट ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। पूछा क्या गया, पूछा है कॉन्ट्रास्ट द कंप्यूट द टाइम फॉल इन ईच केस, दोनों केसेस में ये बताइए कि भाई टाइम फॉल कितना है। तो मैंने आपको ये एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन की बात क्यों बताई, क्योंकि उसका इंपैक्ट पड़ता है ना टाइम पे। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो क्या होता फिर, तो आपको समझ में आता कि अच्छा सर यहाँ पे तो डी एक्सेलरेट करे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में आएंगे, क्योंकि नीट में सवाल कैसे भी घुमा फिरा के दे सकते हैं, तो आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, यानी कि आपका एक्चुअल करंट नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन से ही आ रहा है नीचे को। यहाँ पर देखेंगे तो भाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो करंट ऊपर की तरफ है, तो आपका प्रोटॉन नीचे गिर रहा है, ध्यान से पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगेन ये एक्सेलरेशन ही हो रही है। परफेक्ट है यार, दोनों में एक्सेलरेशन हो रही है, यहां पर वो कंसिडरेशन आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गया। अब हमें क्या निकालना है, कंप्यूट द टाइम फॉल इन ईच केस, टाइम फॉल इन ईच केस। अच्छा, टाइम फॉल, ओके, टाइम फॉल, कैसे करें टाइम फॉल को। अच्छा, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जहां पर टाइम होता है और जैसे क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एस भी होती है, और मान लीजिए दोनों, क्या मतलब भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इनिशियली स्टेशनरी थे, तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 दी गई है मान लीजिए। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी सब आता है, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है वो? पहला तो नहीं है, पहले में तो ऐसा ही नहीं। तीसरे इक्वेशन में टाइम नहीं है। दूसरा इक्वेशन बनता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा इस्तेमाल करेंगे हमारे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, जहां से हमें टाइम मिले। ठीक है, जहां से हमें टाइम मिले। सो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और यहां पर हम निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन का केस ए। ठीक है, बी बाद में करेंगे, पहले के से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या भाई, तो फॉर्मूला हमारा है एस के बदले यहां पर एच लिख देते हैं, क्योंकि हमारा हाइट तो एच है ना। एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। परफेक्ट है, यहां पर यू तो 0 है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, दोनों स्टेशनरी पे, रेस्ट पे, तो उसके बाद फॉल हो रहा है। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस, नॉट थ्रोन थ्रू अ डिस्टेंस, ऐसा नहीं है, फॉल्स, फॉल्स मतलब u0, तो ut 0 हो गया। सो h इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर। अब आपको ये टाइम निकालना है ना, तो t को यहाँ रखो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पर आ गया, 2h अपॉन a नीचे आ गया, तो आपके सामने t की फॉर्मूला आ जाती है रूट ऑफ 2h अपॉन a। परफेक्ट, 2h अपॉन a, क्या बात है, क्या बात है। इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं ना, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया है, t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h अपॉन a। यहां पर ये t क्या है, टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, which is equal to root of 2 height of the electric field, height of the chamber, a is again acceleration of an electron। ठीक है, अब acceleration of electron कहां से निकालेंगे यार, क्या होगा acceleration of electron, वो भी निकाल सकते हैं। कैसे, अरे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कब काम आएगा, यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है भाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है
कि आपका फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो एई क्या बन जाता है, एई बन जाता है आपका एफ ई अपॉन एम ई। अब कौन बताएगा भाई एफ ई क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर है ना, फोर्स क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दी गई है आपको, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दी गई है आपको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, एफ ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। सो व्हाट इज एफ, एफ इज इक्वल टू ई क्यू, है ना, since E is equal to F upon Q, your F is equal to E into Q, करेक्ट है। तो लिख दो भाई यहां पर F is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड into टेस्ट into your चार्ज डिवाइडेड बाई मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और यहां पर चार्ज कौन सा है भाई, यहां पर चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन ही है, तो Q को क्यों लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, E लिखो सीधा, चार्ज तो आपका इलेक्ट्रॉन ही है। सो ये E अपॉन एम ई बन जाता है, ठीक है, Q इज E हियर, खत्म। तो ए भी आ गया। अब इसको आप चाहो तो यहां पर डाल दो, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाती है, आपके पास इक्वेशन बन जाती है टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाई ए के बदले में लिखूंगा E बाई एम ई, तो एम ई भी मेरे ख्याल से ऊपर चल जाएगा, 2h एम ई डिवाइडेड बाई E। परफेक्ट। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको प्रोटॉन के लिए डिराइव करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो यहां पर, ठीक है, फॉर प्रोटॉन अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप फॉर्मूला लिख सकते हो। कैसे, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ अ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2, तो 2 सेम रहेगा, वो थोड़ी डिफरेंट होने वाला है। हाइट तो भाई सेम है, वो भी फर्क नहीं पड़ने वाली है, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा भाई, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई, वो तो सेम ही रहेगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई, बस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का दोनों का चार्ज सेम होता है तो ई रहेगा, और कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी सेम रहेगी। तो आपको दोबारा डिराइव करने की जरूरत नहीं, आप डिराइव करोगे भी तो क्या आएगा भाई, यू इसमें भी 0 है, ठीक है, हाफ AT स्क्वायर, तो ये दोबारा इसी फॉर्मूला पर आ गए हम, ठीक है, तो ये फॉर्मूला एंड में बन जाएगा आपका। फिर आप AE करोगे, AE क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, फोर्स ऑन प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, फोर्स ऑन प्रोटॉन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन, लिख दिया, E आगे दोबारा मास ऑफ प्रोटॉन, तो ओनली डिफरेंस इज मास ऑफ प्रोटॉन, बस, देयर इज नो अदर डिफरेंस, देयर इज नो अदर डिफरेंस। तो अभी करना क्या था हमें करना था कंप्यूट द टाइम फॉल इन ईच केस, कंप्यूट कर दिया हमने। हम यहाँ पर 2h की वैल्यू डाल देंगे जो आपको दी हुई है, ठीक है, me की वैल्यू डाल देंगे, me मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, 9.1 इंटू 10⁻31, 9.1 इंटू 10⁻31 kgs होती है आपकी मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो भी लिख दिया। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन, इनको नहीं पता है, सवाल में दिया भी गया होना चाहिए। सो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होना चाहिए आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे मास ऑफ प्रोटॉन भी मेरे ख्याल से 1.67 इंटू 10 पर समथिंग कुछ होता है, क्या होता है, 10⁻27 kgs, हाँ 1.67 इंटू 10⁻27 kgs होता है, परफेक्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू वहाँ पर डाल दोगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। ई का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है, कैपिटल ई का वैल्यू आप जानते हो, स्मॉल ई का वैल्यू भी आप जानते हो, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये भी आप जानते हो। तो वहाँ पर जैसे वैल्यू डाल देते हो तो आपको जवाब मिल जाएगी कि भाई टी का वैल्यू क्या है, टीपी का वैल्यू क्या है, ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब तो यहां पर आपका ये एग्जांपल 1.7 खत्म हो जाता है अगर आप इसमें कैलकुलेशन कर लेते हो डाल के वैल्यू, ठीक है। अब यही सेम सवाल हम नीट में देखते हैं कि नीट में कैसे दिया हुआ है। नीट 2018 में पूछा गया है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, इसमें बोला हुआ है रेस्ट से फॉल होता है थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें ये सेम केस दी गई है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे गिर रहा है इलेक्ट्रॉन। The direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude the same. A proton is now allowed to fall from the rest. So same question आपको समझ में आ रहा है ना? Now the time of fall of the electron in comparison to the time of fall of the proton is. इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का आपको यहां पर अगेन कंपेयर करना है कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आती है, प्रोटॉन की वैल्यू क्या आती है। इसको करने का एक और इजी तरीका ये है कि जैसे आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है, आप इसका रेशियो निकाल दीजिए। क्या करोगे आप, इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। तो जैसे आप रेशियो निकालोगे तो होगा क्या, आपको दिखेगा TE अपॉन TP। आप जैसे करते हो आपके पास आ जाएगी रूट ऑफ 2h ME अपॉन E डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2h MP अपॉन E। क्लियरली दिख रहा होगा आपको कि सब कुछ कट जाता है इसमें, रूट 2h EE रूट 2h E कट जाता है, बचता सिर्फ ME अपॉन MP है ना। TE अपॉन TP यहां पर होगा विच इज इक्वल टू रूट ऑफ ME अपॉन MP,
ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका 9.1 × 10⁻31 kg और आपका मास ऑफ प्रोटॉन क्या है 1.67 × 10⁻27 kg, यानी कि आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से कम है राइट हैंड साइड पे, तो वैसे ही आपका टाइम ऑफ फॉल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल बी लेस देन द टाइम ऑफ फॉल ऑफ अ प्रोटॉन, है ना। आरएचएस में अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है तो एलएचएस में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम ही होगा, वैसा ही है, इक्वेशन वही बनता है ना। तो यहां पर क्या जवाब है भाई, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द प्रोटॉन इज 10 टाइम्स ग्रेटर, नो, 5 टाइम्स ग्रेटर, नो, स्मॉलर देन द प्रोटॉन, करेक्ट। तो या तो आप नीट के एग्जामिनेशन में थोड़ा सा स्ट्रेस लेके इसको कैलकुलेट करके वैल्यू निकालो, या थोड़ा दिमाग लगा के इक्वेशन निकालो। तो मैंने आपको लॉन्ग कट भी बता दिया, शॉर्ट कट भी बता दिया, बोर्ड एग्जाम के लिए बता दिया, नीट के लिए बता दिया, ठीक है बेटा। तो ये था बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सवाल मेरे ख्याल से। हाँ, तो वो बहुत अच्छा सवाल था, एग्जाम्पल 1.7 था। तो वैसे एग्जाम्पल 1.8 भी है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो भी आपके डाउट्स है पूरे क्लियर हो जाएंगे। काफी अच्छा सवाल है, सिमिलर टू सुपरपोजिशन वाला है, थोड़ा सा डिफरेंट है बट हम कर लेंगे आराम से, मेरे को पूरा यकीन है कि हम साथ में कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट इट डन देन, कर लेते हैं जल्दी से, चलो ठीक है। सवाल पे पूरा ध्यान सबका यहाँ पर, बहुत अच्छा सवाल है। 2 point charges Q1 and Q2 of magnitude 10⁻8 कूलम एंड -10⁻8 कूलम, ठीक है। तो यहां पर इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। आपके सामने Q1 Q2 है, Q1 की वैल्यू बताई जा रही है कि भाई ये +10⁻8 कूलम है, और Q2 की वैल्यू बताई जा रही है कि भाई ये -10⁻8 कूलम है, ठीक है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू सेम है, बस चार्ज डिफरेंस है। हाँ, रेस्पेक्टिवली आर प्लेस 0.1 मीटर अपार्ट। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना भाई, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 0.1 मीटर, परफेक्ट, दिख रहा ना। चलो ठीक है, आगे क्या पूछा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट ए, बी एंड सी। अच्छा, आपको पॉइंट ए यहां पर सेंटर में बना दिया पॉइंट ए, ठीक है। बी कहां पर है, बी ये है आपका पॉइंट बी, और ये आपका पॉइंट सी है। तो पॉइंट ए पे, बी पे, सी पे आपको बताना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पॉइंट ए से शुरू करते हैं। तो पॉइंट ए आप देखोगे तो पॉइंट ए उन्होंने कहां पे रखा हुआ है, पॉइंट ए उन्होंने रखा हुआ है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम Q1 एंड Q2, ठीक है। पॉइंट ए पे उन्होंने इक्वल डिस्टेंस रखा हुआ है Q1 एंड Q2। अब पहले हमें यह समझना है कि भाई पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उसके बेसिस पे हम आगे चीजें बढ़ा पाएंगे, ठीक है। दिमाग लगाते हैं, चलो आ जाओ। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है Q, और पॉइंट ए पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर मान लो अगर मैं पॉइंट ए पे एक टेस्ट चार्ज रख देता हूं Q0, जो भी अगेन एक पॉजिटिव चार्ज होती है, तो Q के वजह से जो Q0 पे जो पप्पू पे चार्ज होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड होती है। तो आपका चार्ज का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा बिकॉज ऑफ Q1। तो मैं यहां पर लिख दूंगा Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 का डायरेक्शन बाय इस डायरेक्शन में, ठीक है, परफेक्ट। 1A लिख देता हूं यहां पर, है ना। वैसे ही Q2 क्या भाई, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव से अपनी तरफ खींचेगा, तो Q2 का भी डायरेक्शन उसके तरफ ही होगा, फिर इसी डायरेक्शन में होगा फिर। तो यहां पर आपका जो 2 का डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो भी E2A इसी डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो अट पॉइंट ए, अगर मैं बोलूं अट पॉइंट ए, E1A and E2A are in the same direction, so if they are in the same, so if the electric field is in the same direction guys, तो फिर आपको ऐड करना होगा। so hence E1A plus E2A will give you the electric field at A। ऐड कर दो, बस इतना ही दो ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड करना है भाई। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो ए वाला, तो 2 वाला A1A निकाल दो, E2A निकाल दो, तो बन जाता है ये, ठीक है। सो नाउ लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज E1A। E1A का फॉर्मूला क्या होगा, KQ/R², आपका फॉर्मूला सिंपल सा। सो E1A इज इक्वल टू K की वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁹ इंटू Q का वैल्यू आप जानते हो, Q1 यहाँ पर है, E1A तो Q1 है ये, तो Q1 क्या है 10⁻8, आपने लिख दिया 10⁻8 डिवाइडेड बाई R², कितना आपका R यहाँ पर कितना है भाई, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड A 0.05 मीटर, तो आपने 0.05 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। फिर E1 लिख देना, E1A इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 10⁻8, तो ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁻1, है ना। तो बेसिकली मतलब 90 हो गया आपका, है ना। तो 90 डिवाइड बाई 0.05 का होल स्क्वायर। तो अब 0.05 को होल स्क्वायर को फिर कन्वर्ट करते हैं हमारे इसमें, है ना।
तो 0.05 आपका हो जाएगा मान लीजिए हो जाता है 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। सो 90 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 इंटू 10⁻² का स्क्वायर होता है 10⁻4, ये बराबर है, ठीक है, बराबर है 90 डिवाइड बाई 25 टू 10⁻4, ये सही है ना, ठीक है। तो अब 90 डिवाइड बाई 10⁻4 कितना होगा, 90 डिवाइड बाई 10⁻4 आपका आ जाएगा 0.36 में मेरे ख्याल से ना, 0.36 टाइम्स हो जाएगा, मतलब अगर आप एक पॉइंट लगा देते हो तो 0 आ जाता है, तो 25 3 टाइम्स होता है आपका, 36 टाइम्स आपका 900 होता है ना, बराबर, ठीक है। तो 0.36 आपका हो गया इंटू 10⁻4 आपका ऊपर है, ठीक है, 10⁻4 ऊपर है, नहीं ना, यहाँ पर 0.36 क्यों आ रहा है, वही तो मैं सोच रहा हूँ, 3.6 आएगा ना यहाँ पर, हाँ परफेक्ट, ये होना चाहिए, यहाँ पर 0.36 नहीं आएगा ना, 25 90 है, तो 25 तो 3 टाइम्स आ जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻4 आ रहा है, हाँ बराबर है, नहीं 10⁻4 नहीं है, 10⁻4 ऊपर जाएगा तो 10+4 हो जाएगा, हाँ सही है, तो 3.6 टू 10+4 हो गया, तो इसका मतलब ये, तो ये आपकी हो गई E1A कूलम्स, ठीक, कूलम्स बोल रहा हूँ भाई, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, बराबर आपका जवाब आ गया। अब E2A कितना होगा, E2A भी सेम वैल्यू होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो E2A में भी सेम वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि K तो K होता है Q1, Q2 की वैल्यू कितनी है -10⁻8, तो बस सब जगह सेम वैल्यूज होगी, और डिस्टेंस भी सेम है 0.05 मीटर स्क्वायर है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी वहां पर आपको सिर्फ -3.6 टू 10⁻4 कूलम आ जाएगी, क्या आ जाएगी भाई, -3.6 इंटू 10⁻4 कूलम न्यूटन पर कूलम आपकी वैल्यू आ जानी चाहिए आपकी E2A के लिए, है ना, आ जानी चाहिए आपकी E2A के लिए, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली सेम है। अब क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं, तो फिर हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है, हम सीधा जाकर पॉजिटिव साइन लेके हम कर सकते हैं इस चीज को। जब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है तो फिर आपको नेगेटिव पॉजिटिव साइन कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वेक्टर्स में कंसिडर करना, यहाँ पर कंसिडर करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आपकी जो अट पॉइंट ए है, सो अट पॉइंट ए है, उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, अट पॉइंट ए के लिए E1A प्लस E2A, अगेन आपको डोंट हैव टू कंसिडर द नेगेटिव पॉजिटिव साइन, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सो इट्स फाइन। सो E1A प्लस E2A कितना हो जाएगा भाई, 3.6 प्लस 3.6 आपका हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, आपकी वैल्यू यहां पर आ जाती है एट पॉइंट ए की, ठीक है। अब हमें निकालना है एट पॉइंट बी, चलो अब पॉइंट बी की बात करते हैं, सेम तरीके से भी हम पॉइंट बी में निकालेंगे, तो एट पॉइंट बी क्या होता है देखते हैं, ठीक है, दिमाग लगाओ दोबारा, चलो दिमाग लगाओ एट पॉइंट बी के लिए। एट पॉइंट बी पे क्या है भाई इक्वेशन, एट पॉइंट बी में आपका जो ये पॉजिटिव साइन है, क्या है यहाँ पर आपका जो चार्ज है, जो Q1 है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन Q1 के वजह से इस डायरेक्शन में होगा, सो E1B का डायरेक्शन आपका इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन क्योंकि Q2 नेगेटिव है, आपका E2B का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, सो E2B का डायरेक्शन उल्टा होगा। तो यहां पर देखोगे आप, यहां पर क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं, यहां पर इसे सब्ट्रैक्ट करना ज्यादा जरूरी है रादर देन एडिशन। तो अगेन जैसे मैंने कहा, यहां पर बस वेक्टर्स के सेंस में मत सोचना, यहां पर बस बेसिक कैलकुलेशन के सेंस में सोचना आप, ताकि आपका कैलकुलेशन ईजी रहे, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है हमें, E1B को सब्ट्रैक्ट करना है E2B से, तो फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट B आपको मिल जाएगा। तो अभी हमें E1B और E2B निकालना है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और निकालते हैं E1B कितना है, E2B कितना है, ठीक है। E1B का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि आप जानते हो, ठीक है, E1B का फॉर्मूला क्या होगा, E1B इज इक्वल टू हाउ मच, KQ1 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, R1 और B के बीच का स्क्वायर, ठीक है, R1 और B के बीच का स्क्वायर, जैसे यहाँ पर R1A और A का बीच का स्क्वायर, वो लिखना तो जरूरी है, वरना फिर जो एग्जामिनर आपका पेपर साइन करेगा वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो 1B का स्क्वायर में अगर आप देखोगे तो क्या कितना डिस्टेंस है भाई, 1 और B के बीच में 0.05 मीटर का डिस्टेंस है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी फिर वैल्यू भी सिमिलर ही आएगी, 9 इंटू 10⁻9 ये सेम है, Q1 की वैल्यू आप जानते हो 10⁻8 है, डिवाइडेड बाई R1B का स्क्वायर हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ रही है आप देखोगे एग्जैक्टली सेम आएगी फिर, क्योंकि ये सारे वैल्यू सेम है, सो इट हैज टू बी 3.6 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, है ना। तो यहाँ पर आप लिख डालो 3.6 इंटू 10⁻+4 न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पहले जो आया था वही है। अब E2B कितना है, E2B में डेफिनेटली डिफरेंस आना चाहिए, KQ2 अपॉन R2 और B के बीच में जो स्क्वायर है, ठीक है। क्यों डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि K और Q तो सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस, लेकिन आपका जो डिस्टेंस है वो डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखोगे भाई 0.05 मीटर प्लस 0.05 मीटर प्लस 0.05 मीटर, 2 से इतना डिस्टेंस है यहाँ पर, तो 3 0.05 मीटर मतलब 0.15 मीटर यहाँ पर हो गया, कितना हो गया 0.15 मीटर। सो K 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q2 विच इज 10⁻8, मैं यहाँ पर नेगेटिव ले ही नहीं रहा,
डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर, है ना, R2B का स्क्वायर, यानी कि 0.15 का स्क्वायर करना है अभी हमें। दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक है। सो अगेन ऊपर बच जाता है 90 डिवाइडेड बाई 15 का स्क्वायर होता है 225, है ना, 225 15 का स्क्वायर, सो बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा 2.25, है ना, 2.25 हो जाएगा, 0.15 का भी 2.25 हो जाएगा। नहीं भाई 2.25 नहीं होगा, 0.0225 होगा, 0.0225 ना, ठीक है। या तो 225 लिख देते हैं, 225 10 पर -2 हुआ तो वहाँ पर 10 पर -4, सही बोल रहा हूँ मैं, फिर इंटू 10 पर -4 हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये 25 से कटेगी तो 25 कितनी बार, 25 यहाँ पर चले जाएगी 9 टाइम्स, और यहाँ पर 25 तो जाती है आपकी 3.6 टाइम्स, है ना, 3.6 टाइम्स बराबर। अब ये 3.6 टाइम कटेगा 9 एक बार, और ये चलेगा 0.4 टाइम्स, 0.4 ऊपर गया, यहाँ पे 10 पर -4 के, तो 0.4 इंटू 10 पर +4 आपका हो गया न्यूटन्स पर कूलम। तो अभी हमें E1B E2B दोनों आ चुकी है, तो हम अभी यहाँ पर EB निकाल सकते हैं। EB कितना है भाई आपका पहला, 3.6 इंटू 10 पर 4 माइनस योर 0.4 इंटू 10 पर 4, सो योर आंसर शुड बी हियर 3.2 इंटू 10 पर 4 न्यूटन्स पर कूलम एट पॉइंट बी। हो गया, पॉइंट बी भी निकाल दी बच्चों हमने अभी। अब निकालनी है हमें जो ट्रिकी वाला पार्ट है, वो है पॉइंट सी पे। अब सी पे कैसे निकालना है, क्योंकि सी वाला जो है थोड़ा सा ऊपर है, वो एक ही लाइन में नहीं है, वो थोड़ा यहां पर है एट पॉइंट सी। अब अच्छी बात यह है कि आपके सवाल में डिस्टेंस वगैरह बराबर दे दी गई है, वरना आपको निकालना पड़ता, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आपको निकालना पड़ता फिर डिस्टेंस कितना है, वो कितना है, कितना है, क्यों अगर फिर उसके लिए भी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी जानी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको Q1 से डिस्टेंस 0.1 मीटर और Q2 से भी डिस्टेंस 0.2 मीटर दे दिया गया है, एट पॉइंट सी पर है, एट पॉइंट सी पर है। तो Q1 से जो C पे होगा वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आपके ऊपर जो C के ऊपर जो चार्ज होगा 1 के वजह से वो इस डायरेक्शन में होगा, और Q2 आप देखोगे इस डायरेक्शन में ना, नेगेटिव है, तो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा। सो योर E2C वुड बी इन दिस डायरेक्शन। अब आप देखोगे टेल एंड टेल मेथड, ठीक है, हेड एंड टेल मेथड वाज योर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, टेल एंड टेल मेथड इज व्हिच वन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये दोनों वेक्टर है, वेक्टर के बीच से अगर हम ये एंगल निकालेंगे तो ये आपका पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से आप EC का वैल्यू निकाल सकते हो, EC का वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगेन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है, तो आपको फिर अगेन ऐड ही करना है, दोनों वेक्टर्स को निकालकर बस ऐड ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, आपको सिर्फ दोनों वेक्टर निकालना है और ऐड करना है, बस ये समझना है कि हाँ एडिशन होना चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है। सो योर एट पॉइंट सी विल बी व्हाट, एट पॉइंट सी। अब ये जो है बच्चों, आज से मैंने होमवर्क दिया नहीं, तो एट पॉइंट सी पे आपको जवाब देना है कि भाई कितना होना चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ भाई, ऑफ कोर्स सी बात है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पर हो जाएगा। मैं आपको एंगल्स का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ दोबारा, ठीक है। देखो भाई ये सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये पूरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि ये सारे साइड 0.1 0.1 0.1 मीटर, सारे के सारे साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपके जो सारे एंगल्स इनसाइड होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका ये एंगल, ये आपका जो वेक्टर बना हुआ है आपके Q1 के थ्रू, और ये जो पूरा एंगल है यहाँ तक, इन दोनों वेक्टर्स के थ्रू जो एंगल बना हुआ है, दोनों के बीच जो एंगल है 120 डिग्री होगा। क्यों होगा? बिकॉज द आउटर एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ना, ये आपने पढ़ा हुआ है आपके मैथमेटिक्स में। और आपका जो इन दोनों एंगल की वजह से, जैसे देखो ये Q1 का जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है वो C के ऊपर जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, आउटपुट होगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो E1C ऊपर की तरफ है। E2C यानी कि जो Q2 की वजह से जो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q की तरफ आएगा, Q2 की तरफ आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इस तरफ आएगा। तो ये है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्रीज का है, ठीक है। तो अभी देखो दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल कनेक्टेड है, टेल टू टेल कनेक्टेड तो भाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप लगा सकते हो। इसके सेंटर से जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगी वो ऐसे निकलेगी। अब वो जो वेक्टर निकलती है वो सेंटर से बाइसेक्ट करते हुए निकलती है एंगल को, तो आपके इस 120 डिग्री एंगल को, तो यानी कि दोनों एंगल्स E2 का जो एंगल है C के साथ वो 60 डिग्री का होगा, E1 का एंगल भी 60 डिग्री का होगा। तो बेस्ड ऑन दैट जवाब निकाल के बताना मुझे कि भाई आपका ये जो सवाल है एट C पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जवाब क्या आना चाहिए, ठीक है। तो भूलना मत, बिल्कुल ही भूलना मत, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है बेटा।
तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसके बाद ही आपका जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वहां पर हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सीखेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखेंगे, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल आएगा। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर स्टिल लेफ्ट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर टू बी डन। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अटेंडिंग एवरी सेशन। सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर हम डेली थोड़ा सा पर्सनल तरीके से बातें कर सकते हैं। तो बिल्कुल मिस आउट मत करना, ज्वाइन दैट राइट नाउ। मिलते हैं गाइस, पीस।